नमस्कार। देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। आम चुनाव में 1 साल भी नहीं बचा है। 24 की क्विज शुरू हो चुकी है कि मोदी हैट्रिक लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे। अब कौन सा मास्टर स्ट्रोक होगा उनका जो 24 से 29 तक का मैदान क्लियर कर देगा। कहीं यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता तो नहीं, क्योंकि यही वो तीसरा वचन है जो पूरा होना बाकी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर 22वें लॉ कमीशन ने नई कंसल्टेशन प्रोसेस शुरू कर दी है। कमीशन ने 30 दिन में आम लोगों से और धार्मिक संगठनों से सुझाव मांगे हैं। पूछा है यूसीसी कैसा होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए। अपना वेबसाइट और ईमेल एड्रेस भी दिया है जिस पर आप सुझाव दे सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सबके लिए एक जैसा कानून, चाहे शादी या तलाक को लेकर हो या फिर बच्चे गोद लेने और वारिस तय करने को लेकर हो। लेकिन एक बार फिर यूसीसी का नाम आते ही विरोध शुरू हो गया है। सबसे पहले कांग्रेस ने विरोध किया, कहा कि ये यूसीसी कुछ नहीं, सिर्फ ध्रुवीकरण का एजेंडा है और मोदी सरकार चाहती है कि इसके नाम पर वोट बढ़ जाए और 24 का चुनाव आसान हो जाए। कांग्रेस के पीछे पीछे दूसरी पार्टियां भी बोलने लगी है। टीएमसी ने कहा कि बीजेपी फिर विभाजनकारी राजनीति की आग भड़का रही है, तो समाजवादी पार्टी के मुस्लिम सांसद शफीकुर रहमान बर्क बोले कि यूसीसी किसी कीमत पर लागू होने नहीं देंगे। महागठबंधन बनाकर 24 में मैजिक की उम्मीद कर रहे विपक्ष के लिए यूसीसी की खबर क्या एक तरह से सदमा है। राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और यूसीसी ये तीनों बीजेपी के कोर एजेंडे में रहे हैं और ये तब से उसके एजेंडे में है जब पार्टी भी नहीं बनी थी। इन तीनों वचन में 2 वचन बीजेपी पूरे कर चुकी है। पीएम मोदी के कार्यकाल में ही ये पूरे हुए हैं। पिछले कुछ समय से बीजेपी ने राज्यों में चुनावी प्रॉमिस करके यूसीसी पर एक माइंडसेट तैयार करने की कोशिश की है। तो क्या ये माना जाए कि मोदी सरकार 24 के चुनाव से पहले तीसरा वचन भी पूरा करेगी और ये तीसरा वचन ही उसे तीसरा टर्म दिलाएगा। तो आज की बहस यूसीसी की जरूरत, उसके विरोध और उसकी सियासत तीनों को लेकर है। लेकिन उससे पहले देखिए अभी तक इस पूरे मामले का अपडेट। राष्ट्र में सबके लिए एक कानून, एक विधान, एक संविधान और हम सब एक समान हैं। एकता, समानता, स्वाधीनता रहे। दूसरे धर्मों में दूसरा तरीका है तो इसको आप क्यों मिलाना चाहते हैं? इससे मतलब ये कि दिल नहीं बदलेंगे। पूरी दुनिया के किसी भी प्रगतिशील देश को देखिए, सभी देशों में एक ही कानून, एक ही विधान, एक ही संविधान होता है। तो पूरे देश के लोगों के लिए कानून एक ही होना चाहिए। हर सुधार पर कम्युनल वार करने की कुछ लोगों की आदत बनी हुई है और इस आदत का नतीजा है कि आज जो संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं किया जा पाया। ये भारतीय जनता पार्टी देश हित को कुर्बान करके हर मुद्दे पर चुनाव जीतने के लिए पोलराइजेशन कर रही है, ध्रुवीकरण कर रही है। मैं इसकी निंदा करता हूं। जो एक अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है और हम किसी भी हाल में इन चीजों को खोने को तैयार नहीं है, इसीलिए हम यूसीसी के खिलाफ हैं। लॉ कमीशन का काम है, उन्होंने मांगा है, स्वागत योग्य है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे मुल्क का मसला नहीं है और ना मुल्क की ज़रूरत है। हमारे मुल्क की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, सरकारों को उन तमाम ज़रूरियात की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो विरोध करने वाले लोग हैं वो कुछ चुनिंदा लोग हैं और आम मुसलमान ये जान चुका है कि वो चुनिंदा लोगों का एजेंडा केवल राजनीतिक रोटियां सेकना है। एक और जब भारतीय जनता पार्टी सभी को समानता के लिए नागरिक संहिता लागू कर रही है तो उसमें फिर काहे की आपत्ति है? विपक्ष विरोध करते करते इतिहास के पन्ने में दर्ज हो जाएगा और कमल का फूल, ये पूरी जो आज़ादी के 100 साल पूरे होने वाले हैं, 2047 तक हिंदुस्तान में कमल ही कमल खिला रहेगा।
हम इसी पर बात करेंगे। मजहबी डिस्काउंट मिलना चाहिए क्या, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। सवाल ये है कि मुस्लिम समुदाय इसका विरोध क्यों करने लगता है। भाई सभी तो बराबर होने चाहिए, सब बराबर हैं, सब धर्म बराबर है, सब धर्म की निरपेक्षता है, तो फिर यूसीसी से क्यों आपको दिक्कत है। यही सवाल उठाएंगे। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस्लामिक रिसर्चर अतीकुर रहमान साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ए.के. वाजपेयी साहब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं, दानिश कुरैशी जी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, AIMIM के सपोर्टर हैं, वो मेरे साथ हैं, DK दुबे जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी, तीसरा वचन भी पूरे करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या ये मानकर चला जाए विधि आयोग का परसों का सर्कुलर? देखिए, तो हमारा संकल्प है और ये संविधान निर्माताओं का संकल्प है। स्वतंत्रता संग्राम के बाद मिली स्वतंत्रता के लिए जिन लोगों ने संविधान सभा में जो शामिल हुए थे, उन सारे संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्वों में समान नागरिक संहिता को यदि स्थान दिया, तो क्या वो सांप्रदायिक लोग थे? अगर हम बुनियादी सिद्धांत में समता है तो समान नागरिक संहिता क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर समान आपराधिक संहिता पर किसी को आपत्ति नहीं है तो समान नागरिक संहिता पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए? और ऐसे में अगर हम संवैधानिक प्रक्रिया के तहत समान नागरिक संहिता पर विमर्श प्रारंभ करते हैं तो इस पर तो जो सांप्रदायिक व्यक्ति होगा, जिसकी सांप्रदायिक विकृति सोच होगी, वही उसका विरोध करेगा। जिसको जो है समता मूलक जिसकी भी सोच होगी, समता मूलक सोच का व्यक्ति समान नागरिक संहिता का विरोध कैसे कर सकता है? एक राष्ट्र में अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग जो है नागरिक संहिताएं कैसे हो सकती हैं और क्यों होनी चाहिए? अगर आपराधिक संहिताएं एक हैं तो नागरिक संहिताएं अलग क्यों होनी चाहिए? उसका क्या कारण है और उससे क्या लाभ होगा? ठीक है, सीधे अजीज खान से इसी का जवाब ले लेते हैं। बताइए, जब आपराधिक संहिता एक है तो फिर अगर विधि आयोग उस पर अपना लोगों से प्रस्ताव मांग रहा है, सुझाव मांग रहा है, तो जाकर सुझाव दीजिए आप। ठीक है डॉक्टर अजीज खान साहब बताइए, अगर आपराधिक संहिता एक है तो नागरिक संहिता एक क्यों नहीं होनी चाहिए? सीधा जवाब दीजिएगा अजीज खान साहब। जी देखिए दीपक भाई, 2-3 बातें बड़ी अहम हैं। अभी जो टैगलाइन चल रहा है कि साहब तीसरा वचन भी पूरा करने जा रहे हैं, सब सारे वचन पूरे हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं कि सारे वचन पूरे हो गए। 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वायदा किया था, पूरा हो गया, कहीं कुछ बचा नहीं। स्मार्ट सिटी बनाने का वायदा किया था, बन गया। पूरे देश में तमाम स्मार्ट सिटी बन गए हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज़ बन गए हैं, तमाम एम्स खुल गए हैं, सारे काम हो गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बुलेट ट्रेन भी चल गया है, तो काम तो सारे हो गए। अब यूसीसी रह गया है, इसे कर लें, क्योंकि जब तक ये यूसीसी नहीं लागू करेंगे तो 2024 का चुनाव कैसे जीतेंगे, कैसे ध्रुवीकरण होगा, कैसे लोगों में हिंदू और मुसलमान की बात आएगी, लोगों के जहन में कहीं ना कहीं तमाम तरीके की बातें। तो आप उनको ये मौका क्यों देना चाहते हैं? आप बोलिए मुसलमानों को कि माने समान नागरिक संहिता, हमारे संविधान के अंदर है, ये संविधान सभा में कहा गया है। बोलिए ना आप मुसलमानों को, दिक्कत क्या है अजीज खान साहब? आप क्यों इनको मौका दे रहे हैं कि ये जो हिंदू मुस्लिम करके वोट पा जाए? मत दीजिए मौका, समझाइए मुस्लिम समाज को कि यूसीसी मान ले। सुन तो लीजिए सर, सुन लीजिए। ऐसा है, कोई भी मुसलमान यूसीसी का विरोध नहीं कर रहा है। आप नहीं करते, कोई मुसलमान यूसीसी का विरोध नहीं कर रहा है। एक मिनट लेकिन डॉक्टर अजीज खान साहब, आप कहिए मैं डॉक्टर अजीज खान एक मुसलमान यूसीसी का विरोध नहीं करता, इतना कह दीजिए, मेरे लिए काफी होगा। सर सुनिए ना, ये कह रहे समान नागरिकता। अरे सर, मेरी बात तो दोहरा दीजिए। समान इस मुल्क में कि मैं अजीज खान समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता यूसीसी का विरोध नहीं करता, इतना कह दीजिए। अरे सर मुझे बोलने दो दे सर, कंप्लीट ही नहीं करने देंगे, बात तो कैसे कंप्लीट होगी? सर मैं कहना चाहता हूं, गुजारिश कर रहा हूं, क्या इन्होंने समान अधिकार लोगों को दिया? अरे सुनिए ना, एक बार दोहरा के तो बता दीजिए। अरे सुनिए ना, सर आ रहा हूं ना, यूसीसी का कोई विरोध नहीं करेगा और न कोई करता है। पहले इस मुल्क में आर्थिक और सामाजिक तौर पे जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। अच्छा, एक मिनट, यूसीसी का विरोध आप नहीं करते? दानिश कुरैशी जी यूसीसी का विरोध करते हैं, अजीज खान साहब नहीं करते। एक मिनट रुक जाइए अजीज खान साहब, अभी दानिश कुरैशी जी सवाल पूछना पड़ेगा। बोलने नहीं देंगे
नहीं, मैं पूरा बोलने का मौका देता हूं। अजीज खान साहब, मेरी आदत आप जानते हैं, पर आपने एक मौजूद सवाल उठाया। आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि यूसीसी का कोई विरोध नहीं है, मुस्लिम समाज से कोई विरोध नहीं करता। दानिश कुरैशी करते हैं क्या यूसीसी का विरोध? है बताइए दानिश। देखिए, बात विरोध की और सहयोग की नहीं है। बात यह है कि देश में एक प्रकार का धर्म है, एक तरह के लोग हैं, एक तरह की सोच है, एक तरह का वो है जो समानता जो है वो आपको असमान बिल्कुल नजर आएगी। मैं जन्म से मुसलमान हूं, आप किसी और मजहब से होंगे, तो हमारी जरूरतें भी सबकी अलग अलग हैं। अब यूसीसी के नाम पर जो थोपने की राजनीति की जा रही है, मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि देश के जो बड़े मुद्दे हैं उन पर फोकस करने के बजाय। एक मिनट दानिश कुरैशी जी, आप यूसीसी के समर्थन में या विरोध, ये तो बता दीजिए मेरे भाई। हम क्यों समर्थन करने लगे भाई? देश में जो विविधताएं जो है, हमारा कल्चर जो है, ये भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा। वो कैसे वो कर दिया जाएगा, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा? बताइए आप किस आधार पे कर देंगे? अच्छा सर, जो रूढ़ी है, मेरे जो शरिया वाली आपराधिक संहिता भी लागू कर दी जाए जो सऊदी अरब में चलती है मुसलमान समाज के लिए, तब आपको भारतीय कानूनों की जरूरत क्यों पड़ती है? सुनिए, आपको बड़ा प्यार सऊदी अरब से जनता है, तो जितने लोग गए हैं पहले मुझे तो पूरी दुनिया से प्यार है। दिक्कत तो मैं वही तो कह रहा हूँ, इतना हमको प्यार नहीं है। हम भारत में हैं और हमारे जो हक हुकूक है वो हम हासिल कर यहीं से रहेंगे, काश हो पाते आप। और जिसका भी काश हो पाते आप। क्या कह रहे हैं? फिर से रिपीट करिए, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं आपके समझने के लिए नहीं है, मेरे दर्शकों ने समझ लिया। अजीज खान साहब, आपने दानिश जी की बात सुनी, क्या कहा? नहीं दीपक जी, ये तो बात ठीक नहीं है। मतलब आप हमें नहीं वो करेंगे तो समझ में क्या बात कैसे आएगी? आप आधी अधूरी बात कहेंगे तो ये तो ठीक बात नहीं है ना। नहीं, मैं आधी अधूरी बात नहीं कह रहा हूँ। डॉक्टर अजीज खान। दीपक जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर, मैं बात रख रहा हूँ। दीपक जी, कंप्लीट करूँ अपनी बात? हाँ, करिए सर जी। ये विरोधी है यूनिफॉर्म सिविल कोड के, आप समर्थक हैं। अब आप बताइए क्यों ना है ये? नहीं, अरे सुनिए ना सर, आप सुनिए ना, समर्थक और विरोध का मैटर नहीं, समर्थन विरोध नहीं हो रहा है यहाँ सच्चाई को बयान करने की बात है। हम 2-3 सवाल मेरा अहम है। ये मुल्क एक गुलदस्ता है, हर धर्म हर समाज के लोग इस मुल्क में रहते हैं। हम जानना चाहते हैं यूसीसी आप लागू करेंगे कैसे? पहला सवाल मेरा प्रेम शुक्ला जी से है। दक्षिण के लोग अलग मान रहे हैं, पूरब के लोग अलग मान रहे हैं, गुजरात के लोग अलग उनकी प्रथा और कल्चर है। सवाल इस बात का है कि इस कल्चर को कैसे आप समाहित करेंगे? कल्चर को कौन बदल रहा है भाई? ये चाहते कर कुछ नहीं पाएंगे सर। अरे सुनिए, कल्चर कहां से आ गया सर? कल्चर को कौन सा बदलने की बात है? कौन कह रहा है कि अपना खान पान बदल लीजिए? कौन कह रहा है कि अपना जीवन स्तर बदल लीजिए? सबको ये समान नागरिक का अधिकार देंगे ना? हम जानना चाहते हैं यस्सी समाज को या मठों में और मंदिरों में उनको रखेंगे? आप एक काम करो ना सर, उनको पुजारी बनाएंगे? हम जानना चाहते हैं पुजारी बनाएंगे ना? ये यस्सी समाज को पुजारी बनाएंगे मठों में और मंदिरों में? नहीं बनाएंगे। अजीज खान साहब हैं, समान नहीं, दलित पुजारी भी हैं, दलित शंकराचार्य बनाने की भी बात हो रही है। सुनिए ना सर, और कई दलित सन्यासी हैं। अरे सर सुन तो ले सर, मेरा सवाल है कि गाय हमारी माता है, हम उसकी पूजा और आराधना करते हैं उत्तर प्रदेश में हमारे लोग। हम जानना चाहते हैं जहां इनको सूट करता है वहां पर गौवध जायज है और जहां पर इनको सूट नहीं करता वहां गौवध जायज नहीं है। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे दीजिए, उसके बाद आगे चलेंगे। अब आपका पेट भर गया होगा बोलने से। कुछ नहीं चाह रहे सर, बहस करते हैं ना सर। अरे सर, अभी शुरू हुआ है जी, बोलिए जी। देखिए, इनकी कुंठा का आलम यह है कि ये समान नागरिक संहिता को सांस्कृतिक समझ रहे हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि इनकी समझ कितनी जो है लचर है। मित्रवर्य, कृपा करके इस बात को समझ लें कि गुजरात हो, दक्षिण हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, हर किसी से विधि आयोग ने सुझाव मंगाया है। अजीज खान भी सुझाव दे सकते हैं जाकर वहां। तो विधि आयोग को सुझाव देने में क्या कष्ट है? विधि आयोग को जाइए, आप सुझाव दीजिए कि भाई इसमें जो है ये इस तरह से लागू कीजिए। आपराधिक संहिताओं में भी विविध जो है पंथों में, विविध रजवाड़ों में आपराधिक संहिताएं भिन्न भिन्न थी, लेकिन कालांतर में जब इस देश ने एक आपराधिक संहिता 19वीं सदी में स्वीकार की तो किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, सबने उसको स्वीकार किया। कोई ये नहीं कहता कि चोरी करने पर हाथ काट दो। चोरी करने पर हाथ काटने की बात अभी जो है आपराधिक संहिता की बात आदरणीय दीपक चौरसिया जी ने की, तो आप दोनों पैनलिस्ट उस पर मौन साध गए। क्या कारण है इसका? इसका कारण यह है कि मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, ये वृत्ति जो है
वो नहीं चलेगी। इस देश में अगर हिंदू महिलाओं को अगर अधिकार हैं, विरासत में जिस तरह के अधिकार हैं, ईसाई महिलाओं को जिस तरह से अधिकार हैं, जैन, बौद्ध, सिख महिलाओं को जो अधिकार हैं, वो मुस्लिम महिलाओं को अधिकार क्यों नहीं मिलने चाहिए? ये अगर प्रश्न मुस्लिम महिलाओं की लैंगिक जो है समता का प्रश्न अगर संविधान निर्माताओं के समक्ष आया और संविधान निर्माताओं ने अगर समान नागरिक संहिता को इस देश के नीति निर्देशक तत्वों में रखा, विविध सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में अगर समान नागरिक संहिता लागू करने की बात आई, तो अजीज खान साहब न तो संविधान निर्माता सांप्रदायिक थे, न सुप्रीम कोर्ट के जजेस सांप्रदायिक थे। तो कृपा करके जो है लोगों को बहकाने का जो आपका लंबे समय से प्रयास रहा है उससे बाज आए और इस पर एक स्वस्थ बहस में आप भी शामिल हो, विधि आयोग के समक्ष आप भी अपना पक्ष रखें। इतनी सी बात पर इतना चिढ़ने की आवश्यकता है? ठीक है, आपने पूछा था मुस्लिम क्या दलित समाज का कोई संत जो है वो पुजारी बनेगा? नहीं, इस पर भी उत्तर देता हूं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका भी उत्तर दे देता हूं। देखिए, दलित समाज का व्यक्ति कहीं भी पुजारी बन सकता है। इस देश के ऐसे तमाम मंदिर हैं जहां दलित समाज के लोग ना केवल पुजारी बल्कि महामंडलेश्वर हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक मंत्री हैं जो पिछड़ी जात से आती है, महामंडलेश्वर हैं। एक सांसद हैं जो पिछड़ी, साक्षी महाराज जी का नाम सुना होगा, वो पिछड़ी जात से हैं। दलितों पर कहीं भी रोक नहीं। लेकिन मैं अजीज खान साहब एक प्रश्न पूछता हूं, एक आप अहमदिया मौलवी के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे क्या? जरा बताइएगा। ठीक है, बताएंगे अजीज खान साहब, अहमदिया मौलवी के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे क्या? और अहमदिया को इस्लाम का हिस्सा मानते हैं आप? दोनों के जवाब दे दीजिए। देखिए, प्रेम शुक्ला हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और ये जब भी बात करेंगे पर्सनल आ उत्तर दिया अपना। मैं 2-3 सवाल करना चाह रहा हूं। मैं दलित पुजारी आप ले आइए, मैं पूजा खुद करने बैठता हूं। अरे सर सुनिए ना, मैं उत्तम गोत्री ब्राह्मण होने के बाद दलित पुजारी से पूजा करवाने को तैयार हूं। अरे सर, लेकिन आप कृपा करके मुझे बताइए, आप अहमदिया के पीछे जो है खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे? आपने, आ रहा हूं ना मैं सर उसी बात पे आऊंगा सर, मैं उसी बात पे आऊंगा। आपने कहा साहब संविधान में हक है, संविधान में आर्टिकल 44 में आप देखें, अगर बाबा साहब को लागू करना होता तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नहीं रखते, इसको उसी वक्त लागू कर देते। लेकिन आप दूसरी तरफ बाबा साहब ने ही अधिकार दिया, 25 से आर्टिकल 28 तक आप ले ले कि साहब सभी धर्म आजाद है, ये मुल्क गुलदस्ते की तरह है, इस मुल्क का हर शख्स अपने अपने धर्मों को अपने रीत रिवाज से मान सकता है, अपनी प्रथा को लागू कर सकता है। साहब उसी संविधान ने हक दिया है। तो आज समाजवादी पार्टी चाहती है कि संविधान की हत्या ना हो, संविधान जिंदा रहे, लेकिन बीजेपी उस संविधान की हत्या करके। अच्छा, मुझे अब ये तो बताइए सर, बोल दिया आपने अहमदिया मुसलमान के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे, हाँ या ना जवाब दीजिए। आप सब लोग मुद्दों से भाग जाते हैं। भाई जो कह रहा हूं सुनिए ना मेरी बात। अरे मेरी बात का जवाब दीजिए। आप क्या आप अहमदिया मुसलमान के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे? मेरी बात सुनिए ना, अरे सुनिए, मैं सर, आप देखिए मुसलमान तो ऐसा होता है, लीनियंट है, वो मंदिर के बाहर मंदिर के अंदर भी खड़ा होकर नमाज पढ़ लेता है। उसके मस्जिद के अंदर आप खड़े होकर एक दिन हनुमान चालीसा पढ़वा दीजिए। अजीज खान साहब, आप जो इस मस्जिद में बोलेंगे मैं चलता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ूंगा वहां पे, पढ़वा देंगे आप। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सुनिए ना सर, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सुनिए ना, वो तो हर जगह ईश्वर विद्यमान है। हम तो कहीं भी नमाज पढ़ लेते हैं, कहीं भी खड़े होकर नमाज पढ़ लेते हैं। हम कट्टरपंथी सोच के नहीं है, और ना इस्लाम का मानने वाला कट्टरपंथी होता है। अच्छा ठीक है, लीनियंट होता है। फिर अहमदिया मुसलमान के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कब पढ़ेंगे नमाज बताइए? कब पढ़ेंगे बताइए, मैं कैमरा लेकर आऊंगा और बताऊंगा कितना भाईचारा है डॉक्टर अजीज खान के मन में। अरे सुन तो ले सर, सुनिए ना सर, देखिए नमाज अपनी पर्सनल आस्था है, व्यक्तिगत आस्था है। जवाब नहीं देना आपको, कैमरे पे नहीं। अहमदिया मुसलमान के पीछे खड़े होकर पढ़ेंगे, ये बताइए हाँ या ना? पूजा पाठ को नहीं देंगे आप जवाब सर। पूजा पाठ को अगर देंगे तो आपके खिलाफ भी फतवे आएंगे। कैमरे पे नहीं, सुनिए ना सर, नहीं देंगे आप जवाब। पूजा पाठ नमाज सुनिए, ये व्यक्तिगत होता है। फिर ये दलित क्यों बोलते हैं? फिर क्यों बोलते हैं दलित को रख दो, आप दलित को रख दो? और दलित है गोरख मंदिर में है, गोरखपुर के मंदिर में एक दलित है कमलकांत नाम का, जिसको पुजारी बनाया गया है। मुख्य पुजारी, देखिए सिर्फ पुजारी नहीं, मुख्य पुजारी है कमलकांत। जो इनकी मानसिकता है, इनकी मानसिकता ये नहीं चाहते कि चलिए बहुत लिबरल आपका धर्म है, मजहब है, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या अहमदिया मुसलमान के पीछे खड़े होके आप नमाज पढ़ लेंगे? सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए हाँ या ना। सर
मैं कह रहा हूं अगर ये वाकई में हमदर्द हैं इस मुल्क के ओबीसी अरे समाज के, मुल्क SC कहां समाज से आ के, गया सर? मैं तो आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, मुल्क कहां से आ गया इसमें? सिर्फ इतना बता दीजिए कि अहमदिया मुसलमान के पीछे खड़े होके डॉक्टर अजीज खान नमाज पढ़ेंगे क्या? सर आप अहमदिया पे लेकर बैठ गए। मैं आपसे कह रहा हूं ये मुल्क का भला कीजिए, देश का भला कीजिए, देश के भले के लिए नहीं अरे बात सर, मैं तो अजीज खान साहब पहले अपना भला करना चाहिए आदमी को, फिर मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। खुद का भला नहीं हो रहा तो मुल्क का क्या होगा? तो अजीज खान मुझे बताइए आप, क्या अहमदिया मुसलमान के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे आप? जनगणना करा के उनको उनका अधिकार दीजिए। मैंने कहा सर, हमने कहा मेरे लिए जगह इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए आस्था ईश्वर से इंपॉर्टेंट है। हम आस्था रखते हैं। सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे भाई? मुझे पता है आप नहीं दे पाएंगे। मैं फिर 3 बार पूछ लेता हूँ, मैं फिर 3 बार पूछ लेता हूँ। मेरे लिए आस्था, और वो इवेंट कैमरे पे नहीं करते हैं, हम दिखावापन नहीं करते हैं। कोई भी शख्स जो वाकई में इबादत करता है, पूजा पाठ करता है, वो कैमरे पे नहीं आता है। लेकिन ये कौन कर रहा है आज की डेट में? ये कौन कर रहा है दिखावापन? मेरे ख्याल से आप भी बेहतर जानते हैं। सवाल पूछ रहा हूं, क्या किसी अहमदिया मुसलमान के खिलाफ के सामने खड़े होके, पीछे खड़े होके आप नमाज पढ़ लेंगे? दूसरी बात होगी, हाँ या ना? मैंने कहा सर यहां आगे पीछे नहीं है, यहां में सिर्फ ये है धर्म आस्था का विषय होता है, और हमारी आस्था है ईश्वर में। सही बात, हम कहीं भी खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं। सही बात, मैंने कहा ना आपसे। सही बात जी। अब तीसरी बार पूछ लेता हूं, क्या किसी अहमदिया मुसलमान के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ लेंगे आप? ये प्रेम शुक्ला जी से पूछिए कि अहमदिया बहुत पसंद है इनको, क्या बड़ी मोहब्बत करते हैं? अरे सर, आपका मजहब इतना लिबरल है, अहमदियत नफरत क्यों होनी चाहिए? बिल्कुल नफरत क्यों होनी साथ में खाना खाते हैं, हम छुआछूत नहीं मनाते हैं, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हमारे यहाँ छुआछूत नहीं है। इसीलिए आप अहमदिया मुसलमान के पीछे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ेंगे, छुआछूत नहीं है, अमीर हो गरीब हो, वाह वाह कमाल है। तो इसलिए दीपक जी बात समझिए कि ये इस मुल्क के भले के लिए जातीय जनगणना कह दो, करा दे। अब जातीय जनगणना पे आ गए, अपनी तो बात करिए यार डॉक्टर अजीज खान साहब, अपना भला करिए तो समाज का भी भला होगा। अगर आप अपना भला नहीं कर सकते हैं तो आप देश के लिए भी कुछ नहीं कर रहे, समाज के लिए भी कुछ नहीं कर रहे। तो मुझे आप बताइए, क्या अहमदिया मुसलमान के पीछे खड़े होके नमाज पढ़ लेंगे आप? 10वीं बार पूछ रहा हूं, गलत नहीं हूं तो काउंट कर रहा हूं मन में। जो शख्स सुनिए सर, जो शख्स समाज का भला करेगा वही अपना भला कर सकता है। हम समाज के हित की बात करते हैं, हम व्यक्तिगत हित की बात नहीं करते हैं। और हम कभी भी पूजा पाठ बस पार्टी में ठप्पा है कि वो सिर्फ परिवार के बारे में सोचती है, नहीं करते हैं, उसको प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। चलिए 10वीं बार भी उत्तर नहीं दिया, 11वीं बार में ट्राई करता हूँ, 11वीं बार में ट्राई करता हूँ, 11वीं बार। अजीज डॉक्टर अतीकुर रहमान, इस्लामिक रिसर्चर, अतीकुर रहमान साहब बताइए मुझे, आप बताइए कि क्या किसी अहमदिया मुसलमान के पीछे खड़े हो क्या आप नमाज पढ़ लेंगे? आपको तो हाँ बोलना चाहिए, आप तो लिबरल आदमी हैं। थोड़ा सा माफी चाहता हूँ, लेट ज्वाइन किया। क्या हैशटैग है आपका? क्या हैशटैग क्या है? मुझे नहीं पता क्या हैशटैग है। हैशटैग क्या है? यूसीसी ना? हाँ, यूसीसी हैशटैग है ना आपका? हाँ, शीर्षक क्या है भाई? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यूसीसी पे सवाल है ये? यूसीसी पे सवाल है ये? नहीं नहीं नहीं, ये सवाल सर इन्होंने कहा बड़ा लिबरल है, जो इस्लाम है बड़ा लिबरल है, इसको कोई दिक्कत नहीं किसी चीजों से, तो इसीलिए सवाल आया। अजीज खान साहब ने बयान दिया था कि बड़े लिबरल लोग हैं। लिबरल मुसलमान है ना? हाँ, तो आप तो लिबरल है, आपको बोलना चाहिए मैं अहमदिया के आगे पीछे दोनों खड़े होकर नमाज पढ़ लूंगा। लिबरल मुसलमान है ना? तो अहमदिया मुसलमान कौन होता है? मुसलमान होता है। इसमें अहमदिया मुसलमान कहां से आ गया भाई? वो पाकिस्तान में होते हैं। आप ही लोग मस्जिद तोड़ते हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान है। एवरी इंडियन इन इंडियन। प्रेम शुक्ला जी मेरे इंडियन भाई हैं। अरे हम साथ हैं, हम साथ हैं। इसीलिए यूसीसी अहमदिया मुसलमान कहां से आ गया? यूसीसी नहीं चाहिए। नहीं, अहमदिया मुसलमान कहां से आ गया? अच्छा, प्रेम शुक्ला जी को पूछिए, अहमदिया मुसलमान को पाकिस्तान से लाएंगे? अतीकुर रहमान साहब, आप इतने बड़े रिसर्चर हैं, सवाल का ही जवाब दे रहा हूं। क्या अहमदिया मुसलमान के पीछे आगे खड़े होकर आप नमाज पढ़ लेंगे? अहमदिया कहां से आ गया? इतने बड़े लिबरल है, इसका मेरे को यूसीसी में जाने की जरूरत नहीं, मैं मान लूंगा यूसीसी, तो आप दिल खोल के मान लेंगे। मुसलमान है, अहमदिया कौन होता है? तो फिर आपके ये 72 फिरके क्यों होते हैं, ये भी बताइए ना। ये 72 फिरके क्यों होते हैं?
किधर है 72 फिरके? नाम लीजिए, कौन है 72 फिरके वाला बताइए। ये फिरके है ही नहीं, हम सब देखिए झूठ पे कैसे आबादा होंगे। शिया सुन्नी कोई विवाद ही नहीं इनकी दृष्टि। अरे भैया, दलित को घोड़े पे बोहरी चढ़ने का मुसलमान राइट ही नहीं है, क्या? खोजा मुसलमान ही नहीं है। अरे मैंने आपको बताया कि दलित तो पुजारी बन गया भाई गोरखनाथ मंदिर का। कमलकांत दलित है, मुख्य पुजारी। घोड़े पे चढ़ने नहीं दिया ना, लेकिन मूछे रखने नहीं दी दलित को, घोड़े पे चढ़ के दूल्हा बनने नहीं दिया। क्या बात करते रहते हैं आप। चलिए, दलित की चिंता नहीं की हमने, हम बहुत बेकार है, हम बहुत खराब लोग हैं। आप छोड़िए ना, मुझे बताइए, आप लिबरल है, आप अहमदिया मुसलमान के आगे या पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ लेंगे? मुझे पता है आप इसका जवाब नहीं देंगे। शो खत्म हो जाएगा। मुझे ना दानिश कुरैशी से, ना अजीज खान जी से, ना अतीकुर भाई से इसका जवाब मिलेगा ही नहीं। मुसलमान होता है, अहमदिया पाकिस्तान में होगा। अच्छा, मुसलमान होता। फिर मैं जरा दीपक जी मुझे एक और 10 सेकंड और दीजिए। आप लीजिए, नहीं 10 सेकंड और दीपक जी। यूसीसी और किसी दिन, आज इसी पर बात हो अच्छा, अतीकुर रहमान साहब, आपके यहाँ मुसलमानों में जात तो होती नहीं है, मुसलमानों में फिरका नहीं है, जात ही नहीं है, तो आप लोग तो बड़े बेईमान हैं जो ओबीसी के नाम पे आरक्षण ले रहे हैं। तो मुसलमान जो ओबीसी के नाम पे आरक्षण लेते हैं वो बेईमान है कि काफिर है, जरा बता दीजिए, क्योंकि जाति तो है ही नहीं आपके यहाँ। किसने दिया आरक्षण? निकाय चुनाव में आपने दिया अच्छा, ना आरक्षण। जिन्होंने दिया वो बेईमान है ना, आरक्षण नहीं होना चाहिए। हमने कहा दिया, आपको मेयर बनाना था, देखिए अभी कैसे इनका पुरखा फटा, देखिए इनकी शक्ल जो है कैसे प्याज जैसी हो गई है। इसीलिए ये कैसे झूठे लबाड़ मक्कार है, आप समझ सकते हैं। नाम देकर आपने उनको उत्तर नहीं दे रहे, जाति नहीं है तो आरक्षण क्यों लेते हैं भाई? ये पाप है ना, कुफ्र है ना। मेयर बनाना था, देखिए अभी मेयर आपका बना है, हमारा नहीं बना है। ये मियाँ चीख रहा है, इसके पास कोई उत्तर नहीं है। सत्ता का लालच आपको है। अतीक मियाँ के पास कोई उत्तर नहीं है। सत्ता का लालच आपको है। बेनकाब हो गए आप, बेनकाब हैं आज आप कैसे श्रृगाल हैं ये इस देश की जनता जान रही है। चुनाव में बेनकाब आप हुए, बताइए ना, जाति नहीं है ना, कि है जाति? बताइए ना, जाति है क्या मुसलमानों में? इस्लाम में जाति है क्या? अब यहाँ राइट लेफ्ट करने लगे, अब आप लंठई बतिया रहे हैं। दीपक जी के पास जवाब नहीं है, अब बकवास कर रहे हैं। अतीक भाई, अरे रिसर्च करते हैं आप, इतने बड़े रिसर्चर है, कुछ भी बोले जा रहे हैं। एक लॉजिकल सवाल पूछा आपसे, आप जवाब देना नहीं चाहते हैं, और यूसीसी पे बात करेंगे पार्लियामेंट में। सर, अपने धर्म की, अपने मजहब की दिक्कतों के बारे में भी बात कर लिया करिए, उसकी बातें सुन के शुतुरमुर्ग ना बन जाया करिए। कर दिया था यूसीसी कमिंग सून। मुझे बहस तभी आगे बढ़ेगी जब मुझे जवाब मिल पाएगा कि अतीकुर भाई, दानिश कुरैशी और डॉक्टर अजीज खान जैसे लिबरल मुसलमान, लेफ्ट लिबरल और ज्यादा लिबरल, बहुत ज्यादा लिबरल, कई किलो वजन के साथ लिबरल, वो अहमदिया मुसलमान के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे या नहीं? दानिश भाई, ये दोनों तो नहीं बता रहे, आप ही बता दीजिए, आप पढ़ेंगे कि नहीं? आपको देखिए सबसे पहली बात तो शुक्ला जी जो हैं वो काफी सीनियर है, और मुझे ऐसा लगता है कि अतीक भाई से जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, मेरी उनसे निवेदन है कि इस तरह का अपमानजनक भाषा का वो न प्रयोग करे। कुछ भी परेशानी है तो आप तार्किक बात करिए। सुनिए चलिए खत्म करो। अब देखिए, अब दीपक भाई ने जो बात कही है, आप आरक्षण लेकर जो है दलितों का आरक्षण खा जाएंगे, ओबीसी खा जाएंगे, लेकिन मैं पूछ लूंगा तो अपमान हो जाता है आपका। और अतीक भाई, अरे दानिश बाबू, अपमान कैसे होगा वही तो पूछ रहा हूँ मैं। ये मुझे क्या शब्द प्रयोग किया, मुझे बताइए तो सही। नहीं, आपके शब्द ठीक नहीं है, मुझे हर्ट हुआ है, इसलिए मैंने कहा। नहीं, आपने जो मुस्लिम समाज के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया अतीक भाई के लिए, बड़ा अफसोसनाक है। मुझे थोड़ा सा, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता था, मैं आपसे ऐसी उम्मीद नहीं करता। चलिए सुनिए, अब मैं बात खत्म कर दूं। दीपक भाई को बुलाइए, आप कहाँ चले आ गए? दीपक भाई को बुलाइए, मैं जवाब देता हूँ। वो जो अहमदिया मुसलमान पे बात कर रहा है, मैं आपको बताऊँ। दीपक भाई कहाँ है? आप आइए, स्क्रीन पे आइए। अच्छा प्रेम शुक्ला जी, रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, प्लीज एक के बीच में एक ना, प्लीज। दानिश भाई, जो भी शब्द है बता दीजिएगा आप, लेकिन हाँ बताइए आप क्या कह रहे हैं। आप खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे अहमदिया मुसलमान के पीछे आगे? मैं बताऊं, मैं इस्लाम का अनुयायी हूं और मैं क्लीन शेव रखता हूं। मैं कभी भी किसी के पीछे, किसी भी इमाम के पीछे पड़ता हूं, और इमाम जो है ना, बहुत रिस्पेक्टेबल जगह होती है, बहुत रिस्पेक्टेबल वो है हस्ती। उनका सम्मान करने के लिए हमें उनको फॉलो इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे कहीं कोई डाउट है, मैं कोई नई जगह पे जाके पढ़ाई करूंगा, उससे बेटर ये कि मैं जहां पर हूं, या सेफ जगह पे हूं या समझदार जगह पे हूं, उसी जगह को मैं फॉलो करूंगा, उसी का अनुयायी बनूंगा। मेरे वहां किस तरह से वो कोई
वो करेगा। ये जरूरी नहीं है कि आप किसके पीछे जाके पड़ेंगे, किसके पीछे आप नहीं करेंगे। दूसरा, आपने अतीक भाई से पूछा, सवाल का जवाब दीजिए ना, क्या अहमदिया मुसलमान के पीछे आगे खड़े होकर आप नमाज पढ़ सकते हैं? सीधा सवाल है, सीधा जवाब दे दिए। जलेबी के ऊपर इमरती बनाने लगे आप, तो जलेबी भी नहीं इमरती बना दिया आपने। अरे सुनिए, आपने अतीक भाई से पूछा कि आप उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे या आप वो आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। तो देखिए, पीछे तो किसी के भी नमाज हो सकती है, बशर्ते इमाम कौन है उसका जो वो मामला है। सवाल ये है कि जितना डिफेंड आप प्रेम शुक्ला जी को कर रहे हैं, दरअसल मामला यूसीसी का था, बजाय उनको डिफेंड करने के दीपक जी आप डिफेंड कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आया। अरे मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ जिसका जवाब आपने अभी तक नहीं दिया। चलिए मैं पूछता हूँ, एक अहमदिया इमाम है, उसके पीछे खड़े होकर पढ़ेंगे आप नमाज? अरे भाई, अहमदिया यहाँ कहीं दूर दूर तक जहां हम रहते हैं, दूर दूर दराज तक तो वो नहीं। पर जवाब नहीं देंगे दानिश कुरैशी जी। चलिए ठीक है, दानिश जी का स्काइप डाउन हो गया। दानिश जी, लेकिन आप जवाब नहीं देंगे कि पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। अभी देखिए, अतीकुर रहमान साहब को कोई फितरती आइडिया आया इसलिए हाथ उठा रहे हैं, वो आंखें चमक आ गई। अतीक भाई, चमक आ गई आपकी आंखों में, कोई जवाब मिला है आपको? आपको शुक्ला जी ने जो गाइडलाइन दे रखी है उसकी चमक आपकी आंखों में है, तो हम क्या कर सकते हैं? मेरी आंखों में तो हमेशा चमक रहती है सर, अपना नूर ही कुछ ऐसा है। आज प्रेम शुक्ला जी को देख के ज्यादा चमक रही हैं आज आपकी आंखें। नहीं, मेरे को तो अतीक भाई और आपको देख के ज्यादा चमक रही है। और अजीज खान, तीन लोग एक साथ दिखाई दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला अकेले हैं, डॉक्टर अजीज खान एक तरफ है, अतीकुर रहमान एक तरफ है, दानिश कुरैशी एक तरफ है। लेकिन अभी इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। चलिए, आप तीनों जवाब नहीं देंगे, मुझे पता है आप अहमदिया वाली बात का जवाब नहीं देंगे, दे भी नहीं सकते क्योंकि फतवे आ जाएंगे आप तमाम लोगों के नाम। लेकिन यहाँ पर मैं सीधे चलूंगा डीके दुबे जी के पास। डीके दुबे जी, आप बेहतर ढंग से चीजों को समझते हैं, ये क्यों नहीं खड़े होना चाहते हैं अहमदिया मुसलमान के साथ या उसके समर्थन में? दरअसल मुसलमानों के जो 72 फिरके हैं और भारतवर्ष में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसमें 150 प्रकार के, और ये कयानी कमीशन की रिपोर्ट इनको पढ़नी चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि अहमदियाओं के लिए जब वो पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान में उनको मारा जाने लगा, तो वहाँ वो जनरल के पास गए, उन्होंने कहा कि साहब आप हमें बताइए कि हम मुसलमान हैं कि नहीं, हम तो पाकिस्तान बनाकर आए हैं और हम तो आपके पास ही आए हैं, हमारा पाकिस्तान है। तो उसने कहा कि अच्छा करते हैं कि 2 जजों का एक कमीशन बना दिया जिसको मुनीर कयानी कमीशन कहते हैं। बड़ी अच्छी रिपोर्ट उसकी आई। उसने 150 प्रकार के उलेमाओं से बात की और बात करने के बाद साहब जो रिपोर्ट लगाई, उस रिपोर्ट में उसने कहा कि मैं एक उलेमा की बात मानता हूं तो वो मुसलमान अगर है तो 149 बाकी मुसलमान नहीं हैं। इसलिए कोई क्लियर कट डेफिनेशन हमें इसकी मिल ही नहीं पाई कि मुसलमान इनमें है कौन। मैं अहमदिया, मतलब वो मुनीर कयानी कमीशन कहता है कि अहमदिया मुसलमान है कि नहीं है और मुसलमान कौन है ये भी हम बताने में सक्षम नहीं है। उसके बाद वहां जिरगा बिठाकर घोषणा करी गई थी। तो आप ये समझ लीजिए कि 2 जजों की जो कमेटी थी वो कमेटी पता नहीं कर पाई कि हकीकत में मुसलमान की एक डेफिनेशन क्या है, वो उनके पास है नहीं। और यही कारण है कि आप जो फिलिस्तीन का इशू देख रहे हैं ना, फिलिस्तीन में इजराइल और फिलिस्तीन का चल रहा, तो फिलिस्तीन का सारे मुस्लिम कंट्री बोलते तो हैं लेकिन उसका साथ क्यों नहीं देते? उसका कारण है कि वो शफी मुसलमान हैं। वो इनके जैसे भारतवर्ष के हनफी हैं, वो सफ़ी हैं। सफ़ियों का साथ हनफी नहीं देंगे, सफ़ियों का साथ हनबली नहीं देंगे, सफ़ियों का साथ शिया नहीं देंगे। इसलिए वो चारों ओर से घिरे हुए हैं उनके लिए। और यहां तक हो गया कि इजराइल का साथ बाकी मुस्लिम कंट्री दूसरे देने लगे, इजराइल का साथ देने लगे, और बाकी जो उनके साथ नहीं गए वो अपने भाषण दे रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि जो झगड़ा है वो झगड़ा ही इस बात का है कि हमारा इस्लाम सही और तुम्हारा इस्लाम गलत। अभी ये जो 3 लोग बैठे हैं, अगर इनके अलग अलग फिरके हों तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ये तीनों की डेफिनेशन अलग अलग होगी और ये नहीं बता सकते कि इनमें से असली मुसलमान कौन है। डेफिनेशन सबकी अलग होगी। अब इनमें मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये तमाम तरह की हदीतें, वो कहते हैं हमारी हदीत ये कह रही है, वो कह रहे हैं हमारी हदीत ये कह रही है। तभी सऊदी अरेबिया ने अब एक कमीशन बिठाकर ये कहा है कि भाई जो इररेलेवेंट चीजें हैं जो उस समय की थी प्रॉफिट के टाइम या उनके बाद जो करी गई, वो इररेलेवेंट चीजें आज की तारीख में इररेलेवेंट है तो उनको हटाया जाना चाहिए, नहीं तो वो ज्यादा अफरा तफरी फैला रही हैं और वो ज्यादा समस्याएं खड़ी कर रही हैं। जैसे अभी दानिश कुरैशी साहब ने कहा कि हम तो उलेमा से पूछेंगे जो हमारा उलेमा
उलेमा है, हम क्यों किसी से पूछने जाए, हम कंफर्टेबल हैं। तो इनके उलेमा की जो डेफिनेशन है वो आवश्यक नहीं है कि 1 किलोमीटर दूर दूसरे उलेमा के डेफिनेशन से मिलती हो, उनकी डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, फिरके अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए 72 फिरके अगर आप कहते हैं वर्ल्ड वाइड बड़े फिरके, तो भारत और सब कॉन्टिनेंट में 150 फिरकों की चर्चा की गई। और ये मैं जैसे आपको कह रहा हूं ना कि ये रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं उस पर रिसर्च करके नहीं आया, ये रिपोर्ट है बाकायदा पाकिस्तान में। ठीक है, अतीकुर साहब बताया उन्होंने विस्तार से कि देखिए अहमदियाओं से आपको दिक्कत क्या है। दिक्कत है, सबको पता है, पाकिस्तान में बाकायदा सार्वजनिक तौर पर अहमदियाओं की मस्जिदों को तोड़ा जाता है, जहाँ पे इबादत होती है उनको तोड़ा जाता है। वो लठ वठ ले लेके तोड़ते हैं और बाकायदा वीडियो बनाते और डालते हैं। तो ये क्यों होता है अतीकुर साहब? दीपक जी, मैं पहले कह चुका हूं, अहमदिया की जो आप बात कर रहे हैं, जहां पर उनके साथ में नाइंसाफी होती है, उस मुल्क का नाम है पाकिस्तान। अब अगर आप इसी धार्मिक इश्यू के ऊपर बात करना चाहते हैं तो एज एन एंकर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर बराबर का टाइम देने का वादा करें और बराबर का अगर जस्टिस आप मेंटेन करने का वादा करें तो मैं इस इश्यू पर बोलूंगा, वरना ये हेट स्पीच में काउंट होगा। मैं आपको बता दे रहा हूं, ये हेट स्पीच में काउंट होगा। 100 मोटो FIR होगी आपके खिलाफ। धमकी दे रहे हैं? यस, आप धमकी समझ लीजिए या सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन समझ लीजिए। चल, डर लग गया सर मुझे, आतिक भाई बहुत डर गया है। मत करना सर, मत करना, एक्शन लेना पड़ेगा। सर डर लग गया मुझे, हाथ जोड़ रहा हूँ, मत करेगा। ये 100 मोटो एक्शन, 2 समुदायों को लड़ाने के लिए हेट स्पीच करी जा रही है आपके चैनल के ऊपर। 2 मुसलमानों के गुटों को लड़ाने की चुनौती देता हूँ। बिल्कुल मैं आपको चुनौती देता हूँ, कोई गुट नहीं लड़ाया जा रहा है। अहमदिया के पीछे नमाज पढ़ने पर आपको जो है लड़ना शुरू हो गया। क्या बात कर रहे हैं आप? हेट स्पीच में अहमदिया के पीछे नमाज पढ़ने की बात करते 2 गुटों को लड़ाना शुरू कर दिया। बीच में ये घृणा है पैदा कर रहे हैं। आपकी हिम्मत तो आप कर दीजिए, मैं आपको चुनौती देता हूँ। मैं आपको चुनौती देता हूँ। और या तो आप आगरी पाड़ा में ही अहमदियों का सेंटर है, आइए नमाज पढ़ने। आप जहां रहते हैं उसके 2 किलोमीटर के दायरे में अहमदिया सेंटर है, आप आइए नमाज पढ़ने। एक अहमदिया मौलवी के बोलने वाले हेट आप में है। आप होते कौन है बोलने वाले? तो आप मुझे कौन होते हैं समझाने वाले? हिंदू धर्म में आप तो समझाने चले आते हैं। आप कौन? ये हो गया ना, आपका चेहरा बेनकाब हो गया, बेपर्दा बेनकाब विकृत चेहरा है आपका। देते हो दीपक जी, ये तरीका जो चलेगा उसके ऊपर केस लेके जेल में डाल देंगे। इसीलिए मैंने जो दलित दूल्हे को रोकेगा उसको जेल डाल देंगे। आप आइए नमाज अच्छा, एक मिनट वापस आ जाता हूँ, मैं वापस आ जाता हूँ। एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी, अतीकुर रहमान साहब, मुझे डर लग गया है, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। आप FIR मत कराइएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मुझे बहुत डर लग गया है, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। आप FIR मत करवाइएगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। आप आ जाए मुद्दे पर। और बहुत से इंपॉर्टेंट काम है। यस, वेरी गुड। अच्छा हुआ आपने डरा दिया सर, मुझे डर के रहना चाहिए आदमी को। वैसे गाना भी आपने सुना होगा 100 डेज का, गब्बर सिंह ये कह के गया, जो डर गया वो मर गया, नादान बच्चा हंसी खेल में कौड़ी गजब की दे के गया। सुना है आपने गाना? थोड़ा मूड भी लाइट कर लीजिए अतीकुर साहब। सुना है आपने गाना, गब्बर सिंह ये कह के गया, जो डर गया वो मर गया? जी जी जी, संविधान के सामने डरना भी चाहिए और सुरक्षित। नहीं लग गया मुझे, डर तो लग गया भाई अतीकुर भाई, डर तो लग गया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप लिबरल हैं, आप आगे की सोचते हैं, आप आगे की चीजों को समझते हैं, तो समान नागरिक संहिता, ये असमानता की बात नहीं, समानता की बात कर रही है, तो फिर तो इसको लागू करने में दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यस, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर UCC की बात हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है, तो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन कहां है? क्या होगा? पॉइंट नंबर 1 क्या होगा? मुसलमानों के लिए क्या होगा? दलितों मिजोरम के लिए क्या होगा? आर्टिकल 371A का क्या होगा? नागालैंड ट्राइबल एरियाज का क्या होगा? है कोई ड्राफ्ट आपके पास? क्या चर्चा करना चाहते हैं आप? अरे अतीकुर भाई, चर्चा करना चाहते लॉ हैं आप? कमीशन ने अपना ईमेल आईडी दिया है, उसमें लिखा है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी इंडिविजुअल अपनी बातें लिख सकता है, अपने सुझाव। आप मुझे डांट रहे हैं, उससे अच्छे लॉ कमीशन को लिख दीजिए ना।
वो लिखा रहता है ना, रिश्ते ही रिश्ते लिखे यहाँ मिले, आप भी लिख दीजिए, क्या दिक्कत है? अपने इश्यूज, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लॉ कमीशन ने 3-4 साल पहले जो ये एक्सरसाइज की थी, हमने हमारे सुझाव उनको भेज दिए थे, उसकी रिपोर्ट आपके पास है। मैं चाहूंगा आप वो वर्ड्स दोहराएं जो पिछले 21st लॉ कमीशन ने कहे थे। क्या कहे थे? सर मुझे पता नहीं था, डिबेट शो में आप कौन बनेगा करोड़पति खेलते हैं, तो मैं पढ़ लिख के आता थोड़ा सा। ठीक है, 21st लॉ कमीशन ने कहा था कि द टाइम इज नॉट कंड्यूसिव फॉर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। सही कह रहा हूं प्रेम शुक्ला जी? मैं तो अब ये 3-4 सालों में 26 नए लॉ कमीशन में क्या आपको प्रॉब्लम है? वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा आर्गुमेंट है। अभी क्या समस्या हो गई आपको दीपक जी? और अभी क्या समस्या हो गई, आइए जरा यहाँ भी सुझाव दे जाइए। जी मैं बता रहा हूँ, AK वाजपेयी जी मेरे साथ है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े लॉयर हैं, तो मैं उनको पास आऊंगा। अतीक भाई अपनी बात खत्म कीजिए, मैं फिर AK वाजपेयी जी के पास जाऊंगा। जी जी 1986 से बीजेपी के मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। वाजपेयी जी की 5 साल सरकार आई, बहुत अच्छी सरकार थी, उसने इस मामले में कुछ नहीं किया। मोदी जी की सरकार 10 साल पूरे करने जा रही है, कुछ नहीं किया। अब 22nd लॉ कमीशन को फिर से ये रेफरेंस देना मेरी समझ के बाहर है। और क्या हम ये समझें कि वो बीजेपी की सरकार जो कि महिलाओं को रेपिस्ट के मुकाबले में आरक्षण नहीं दे पा रही है, सुरक्षा नहीं दे पा रही है, उसके ऊपर हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी वाला यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगी। ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ। वाजपेयी जी क्या कहेंगे? क्या लॉ कमीशन को एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए? दिक्कत इसी से है अतीकुर साहब को। माफी चाहूंगा, बहुत लेट से आया मेरे दिमाग से। नहीं दिक्कत नहीं दीपक जी, ऐसा है, जरा यूनिफॉर्म सिविल कोड की कहानी को बड़ा क्लियर करते हैं। ये बार बार कह रहे हैं कि धर्म में इंटरफेरेंस हो जाएगा, पूजा पद्धति गड़बड़ हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नंबर 1 देखिए, ये 4 चीजों पे डिपेंड है। इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड में 4 चीजें कवर होंगी। पहला तो है शादी, दूसरा है तलाक, तीसरा है इनहेरिटेंस एंड चौथा है अडॉप्शन। इसके अलावा कोई चीज इसमें नहीं आ रही, ना कोई चीज कवर होने जा रही है। ये बड़ा क्लियर है। आप कैसे पूजा करोगे, कहाँ नमाज पढ़ोगे, अहमदिया के पीछे पढ़ोगे या खान के पीछे पढ़ोगे, उससे कोई लेना नहीं। और पूरे कंट्री में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की बात है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं इनसे पूछता हूँ, मुस्लिम भाइयों से, अपने दोस्तों से, क्या इनकी महिलाएं तलाक के लिए कोर्ट जा सकती हैं? तो जवाब है नहीं जा सकती हैं। क्या मुस्लिम पुरुष को 4 शादियां करने की इजाजत है? तो जवाब है हाँ है। तो क्या हिंदू में ये अप्लाई है, सिख में ये अप्लाई है, क्या जैन में ये अप्लाई है? मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो महिलाओं पे अत्याचार है, उसकी समान की बात हो रही है। ये इस्लामिक लॉ के विद्वान हैं। एक सेकेंड प्लीज, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के विद्वान हैं क्या? अरे हम नहीं है, हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं है। हम फैक्चुअल बात बता रहे हैं। शादी क्यों नहीं जरूरत है? आप जवाब दे दीजिए। आप जवाब कहिए, तो कहिए नहीं होती, आप कहिए नहीं होती। कुरान क्या कहता है? अरे आप नहीं उसके ऊपर बोलने वाले। 4 शादी के मुतालिक क्या कहता है कुरान? आप बोल दो। क्या कहता है कुरान? आप बोलिए ना, क्या कहते हैं? आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। अब सुनिए, अरे आप क्या 4 शादियां करते हो नहीं करते हो, इस बात का जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए। हाँ, आप जवाब दीजिए। 4 शादियां करते हैं मुसलमान लोग के नहीं करते? क्या कुरान? सुनिए, ये तो आप बताएंगे ना, हम थोड़ी हम नहीं बताएंगे ये बात। आप ये क्या है कि बीजेपी का, एक सेकेंड मैं बोल लूं उसके बाद जवाब दीजिए। आप मैं बोल के आप जवाब दीजिए, एक ही बार जवाब दीजिए। दूसरा, हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी का बड़ा पुराना डिक्लेरेशन है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, और वो मैनिफेस्टो में भी है। ये नहीं कि मुंह जवानी है, मैनिफेस्टो में है। और उसी मैनिफेस्टो के बेस पे 2 बार ये जीत के आए फुल मेजोरिटी से, 14 में और 19 में। तो ये तो लागू करेंगे, इसमें कहां एतराज है? जनता ने मैंडेट दिया है। और तीसरी बात यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी है। आर्टिकल 44 में बड़ा क्लियरली है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, दिशा निर्देश गवर्नमेंट को क्या क्या करना है। डिक्लेरेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, तो क्या इसमें गैर कानूनी काम कर रहे हैं? नंबर 1। और ह्यूमन राइट को भी प्रोटेक्ट करता है, ये भी समझिए, ये ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन के लिए भी है।
तो इन चीजों, अच्छा, और इनमें से तीनों लोगों में ना कोई विरोध नहीं कर रहा, कोई विरोध करने की हिम्मत नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इस पर नहीं बोलते, दाएं बाएं चले जाएंगे। अगर इनका विरोध नहीं है तो क्या ऑब्जेक्शन है? और अभी लॉ कमीशन ने, ये जो लॉ कमीशन है ये 22वां है। 2016 में गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने रेफरेंस दिया था, वो 21st लॉ कमीशन था। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 21वें लॉ कमीशन की कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है, उन्होंने कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं दी, उन्होंने पीस ऑफ पेपर दिया है। और जिसमें ये जो पूछ रहे थे अभी लॉ कमीशन ने क्या कहा है, लॉ कमीशन ने कहा था इट इज नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेज, ये सिर्फ वर्ड यूज किया, उसमें आप अपनी तरफ से उसमें इनपुट नहीं कर सकते। तो अगर रेफरेंस सर्वाइव कर रहा है, रेफरेंस अलाइव है, तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने दोबारा एक्सरसाइज की है तो इसमें क्या एतराज है? इसमें कोई ऑब्जेक्शन लॉजिकल तो बताओगे कि भाई ये इससे ये खतरा होने जा रहा है। गुमराह करने की कहां जरूरत है? प्योरली राजनीति आप लोग करना चाहते हैं और देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं, और वो भी सिर्फ वोट बैंक के लिए। आप ये भूल रहे हैं कि ये ह्यूमन राइट का भी मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जेंडर, अब एक बात बताइए, हम हिंदू लोग हैं, संपत्ति पेरेंट्स की डेथ के बाद, माता पिता की डेथ में बाद लड़का और लड़की को बराबर का अधिकार होना चाहिए। क्या ये मुस्लिमों में अधिकार है? अगर वो कॉमन सिविल कोड के जरिए एक हो जाएगा, क्या नुकसान है उससे? मतलब किस तरह से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा, या किस तरह से आपके पर्सनल लॉ में इंटरफेरेंस कर रहा है, इसका जवाब इनके पास कोई नहीं है। अगर है तो जवाब दें उसका। ठीक है, जवाब दीजिए अतिकुर साहब। जी शुक्रिया। दो बातें इन्होंने कही। 4 शादियों के बारे में कुरान कह रहा है दीपक जी कि क्योंकि आप इक्वालिटी मेंटेन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक शादी करें। 4 की इजाजत है लेकिन इक्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाओगे, और क्योंकि इक्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाओगे, बराबर का दर्जा नहीं दे पाओगे। ये अल्लाह कह रहा है, ये अल्लाह का फरमान है। यानी कि अल्टीमेट डायरेक्शन ये है कि सिर्फ एक शादी की जाए। तो फिर 4 क्यों करते हैं? प्रॉपर्टी राइट्स की बात की आप कन्या, तो 4 कौन करता है मुझे बताइए ना, करते और क्या लीगली परमिटेबल है या नहीं है ये भी बता दीजिए। है उसको इक्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगी। अरे सर, जो क्यों करता करते है हैं बताइए ना। इक्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगी, पहले से परमिशन लेना पड़ेगी। और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू शादी हो रही है, इलीगल लिव इन रिलेशनशिप नहीं है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ग्रांट कर रहा है भारत के अंदर लिविंग रिलेशनशिप को। बट इस्लाम डज नॉट सैंक्शंस लिविंग रिलेशनशिप्स। फर्क समझिए आप, फर्क समझिए। लिविंग बेहतर है या अंडर कॉन्ट्रैक्ट बेहतर है? प्रॉपर्टी राइट्स की बात की ये महाशय ने। यहां पर बाप की जायदाद में से भी एक हिस्सा लड़की को मिल रहा है, और शौहर हस्बैंड की जायदाद में से भी एक हिस्सा मिल रहा है। आपको बताइए, अंडर हिंदू मैरिज लॉ हस्बैंड की जायदाद में से हिस्सा मिलता है? नहीं मिलता है, सिर्फ वालिद की जायदाद में से मिलता है। कन्यादान होता है आपका, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। लाइए यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस भेदभाव को खत्म करिए। अगर मुस्लिम समाज में भी है तो खत्म हो जाएगा। वेयर इज द ड्राफ्ट? अरे सर, जब आप सजेशन भेजेंगे तब ड्राफ्ट आएगा ना। अभी थोड़ा ईमेल करिए, आप भी लिख दीजिए थोड़ा लेटर कमीशन को, पिछली बार फिर वो ड्राफ्ट दे देंगे आपको। दीपक जी एक और पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट, जहां पर 1986 से महिलाएं इंतजार कर रही हैं जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी का। 20 साल से 50% वुमेन रिजर्वेशन का बिल लंबित है पार्लियामेंट में। ये पार्लियामेंट जो ब्रिजभूषण जैसे लोगों को बचाता है, ये जेंडर जस्टिस देगा, ये जेंडर इक्वालिटी देगा, ये 50% रिजर्वेशन देगा? कौन सी भूल भुलैया है भाई, कौन सी भूल भुलैया है? इस पार्लियामेंट ने तो बड़े बड़े डॉन्स को भी, जो माफिया डॉन है, शाहबुद्दीन कितने बड़े आदमी थे, 50% रिजर्वेशन नहीं दिया, माफ करिए। तस्लीमुद्दीन कितने बड़े सांसद थे, रिजर्वेशन नहीं दिया। मैं श्रीमान अतीकुर रहमान से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पूछिए प्रेम शुक्ला जी। आज अतीक भाई फॉर्म में है, आज विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अतीकुर रहमान जी कृपा करके बताएं, क्या इस देश के सारे मुसलमान अहले कुरान हैं या अहले हदीस हैं? अगर सब अहले कुरान है तो ये अहले हदीस क्या है? जवाब दूं दीपक जी? हाँ बिल्कुल, मैं तो इंतजार कर रहा हूं। दीपक जी जवाब दो जी।
women's position in Islam, the trial of Benazir Bhutto by डॉक्टर रफीक जकरिया, किताब पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कुरान और हदीस का रेलेवेंस इस्लाम में क्या है। अरे आप ही बता दीजिए सर, हमको कहाँ अंग्रेजी पढ़ना आती है, एबीसीडी भी नहीं बड़ी मुश्किल से सीखी थी मैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कुरान एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, द गाइड फॉर द इस्लामिक रिलीजन। जो चीज कुरान में अगर असमर्थ हो ढूंढने में तो हदीस का सहारा लिया जाता है। वेरी सिंपल, लेकिन डिटेल इसकी बहुत बड़ी है, इसीलिए मैंने उस किताब का रेफरेंस दिया। ट्रिपल तलाक ये अहले कुरान है या अहले हदीस है? ये ट्रिपल तलाक अहले कुरान है या अहले हदीस है? कुरान में वेरी गुड, ट्रिपल तलाक अल्लाह ताला ने खुद बैन कर रखा है कुरान में। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इज हराम इन कर रहे थे जब सरकार कर रही थी, नापसंद करता है उन लोगों को। तब आप लोग क्यों विरोध कर रहे थे अतीक बाबू? तब ट्रिपल तलाक पर अगर सरकार कानून ला रही थी तो आप लोग सिर क्यों ढूंढ रहे थे? जी वेरी गुड, मैं जवाब दे रहा हूं। ट्रिपल तलाक के कानून को बीजेपी ने हाईजैक इस तरह किया था, जब अल्लाह ने खुद इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन करके रखा है तो आप कौन होते हैं? दूसरा क्रिमिनलाइजेशन कि मतलब जो है इनका समाज करे, एक जो है इनके समाज की कुरीति पे समाज को, राष्ट्र को कानून बनाने का हक नहीं है। ये अतीक मियां की विकृत सांप्रदायिकता का कितना बढ़िया उदाहरण है। अगर आपके समाज में ट्रिपल तलाक जैसी कुरीति है और आपका अहले कुरान नहीं है, ये अहले हदीस है, और उस पर सरकार अगर कानून बनाती है तो क्यों नहीं बनाए सरकार कानून? एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र को ये जवाब देना नहीं है वैज्ञानिक निर्णय लेने का, वैधानिक निर्णय लेने का। कानून बन गया दीपक जी, आप विरोध कर रहे थे तो आप माफी मांगिए कि आप लोगों को भटका रहे थे, आप लोगों को भटका रहे थे, माफी मांगिए अतीकुर रहमान। आप ही ने कई बार हमसे बहस की है, आप झूठे हैं, आप उस समय जो है गलत काम कर रहे थे, मानिए, तौबा कीजिए, जरा तौबा कीजिए अपने पापों के लिए, गुनाहों के लिए। अपने गुनाहों का तौबा कब करेंगे? जो कि मुस्लिम समाज की एक कुरैती जो आप समझते थे, आपने दूर कर दी मुस्लिम समाज से। अब एक कुरैती जो देवदासी सिस्टम है, इसको कब एबॉलिश कर रहे हैं आप? कर रहे थे ना। कर्नाटका में देवदासी सिस्टम क्यों एग्जिस्ट करता है? के लिए तौबा करना इस्लामिक है कि नहीं है? मैं जवाब दूं दीपक भाई, हाँ दानी जी बोलिए, जल्दी से बोलिए, मुझे एक क्लोजिंग कमेंट चाहिए बात पे। शुक्ला साहब, बहुत सारे सवाल आपने मुसलमानों को और सारी चीजों को पूछ लिया आपने, अच्छी बात है। हमें ये बता दीजिएगा देश में, सुनिए, मुझे ये बता दीजिए कि गोवा में गौ माता मानी जाएगी या और बाकी भारत में नहीं मानी जाएगी? इस पर क्या जवाब है आपका? मुझे जवाब दीजिए। क्यों राज्य का विषय? ये राज्य का विषय है। बहुत जबरदस्त। एक राज्य में 10 साल की सजा। अच्छा, मैं यहीं पर मेरे पास नहीं है, लेकिन अतीक भाई को फ्रेम में रखिएगा। अतीक भाई आज रात में तो बोलूंगा मैं, अतीक भाई FIR करा देंगे, डर के मारे ही सो जाऊंगा। सुन रहे ना आप? मुस्कुराया करिए सर, आप अच्छे लगते हैं।